हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूँगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूँगा। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है, इसकी मुख्य रिकॉर्डिंग को 4 भागों में विभाजित किया गया है। यह बातचीत अनऑफिशियल है, जिसको कोई भी व्यक्ति लीगल एडवाइस ना समझे। यह बातचीत करने का हमारा मकसद या उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो भी व्यक्ति इन रिकवरी एजेंसी के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है या उसके साथ किसी भी तरीके की अभद्र भाषा का इस्तेमाल होता है, ऐसे लोगों के खिलाफ एक ग्राहक होते हुए आपके पास अपने क्या क्या अधिकार हैं और उन अधिकारों को आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी चेतना और विवेक का इस्तेमाल करे। व्यूअर डिस्क्रिशन इज़ हाईली एडवाइज। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं इस लेसन का या इस वीडियो का पहला भाग। हेलो। हाँ कुणाल जी बोलिए। गुड आफ्टरनून सर। हाँ गुड आफ्टरनून कुणाल जी, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए। और बताइए यार। बस अच्छा, मैं आपसे ये जानकारी चाह रहा था कि जो हम आरबीआई की या फिर नोटिस वगैरह की बात करते हैं ना, उसमें हमारे व्यूवर कुछ हमसे ऐसा क्वेश्चन करते हैं जो कि अंदर हमें डेप्थ नॉलेज नहीं है। तो मैं ये चाह रहा था कि आप हमें कुछ उसके अंदर डेप्थ घुस के उसकी जानकारी दें, डेप्थ नॉलेज दें हमें। बस किस तरह के क्वेश्चन? जैसे अभी लास्ट टाइम जो हमने वीडियो डाली थी, उसमें हमारे एक व्यूवर ने पूछा था कि भैया इन पे मैं लीगल कार्रवाई करना चाहता हूँ, मैं इनको नोटिस देना चाहता हूँ, तो क्या मैं दे सकता हूँ खुद या वकील साहब देंगे? तो मैंने उसको अपनी नॉलेज के हिसाब से बोल दिया वकील साहब देंगे। लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ऐसी निकली, मुझे बाद में पता लगा कि बंदा खुद भी दे सकता है। वकील साहब की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है कि वकील साहब उसको थोड़ा सा बढ़िया तरीके से फॉर्मेट तैयार कर देते हैं, क्योंकि उनका डेली रूटीन होता है वो लीगल नोटिस बनाना, तो वो थोड़ा बेहतर तरीके से बना देते हैं। और हम बनाएंगे तो हम तो अपना नॉर्मल क्वेश्चन कि हाँ जी बैंक ने हमें अब्यूज किया या हरेसमेंट किया, तो वो थोड़ा फर्क पड़ता है दोनों केसों में। मैं समझ गया। तो ये बेसिकली जो आप डिस्कशन चाह रहे हो, वो व्यूअर्स हैं जो लोन वगैरह जैसे बैंक से लिए हुए हैं और उनको रिकवरी वगैरह वाले जो ये परेशान करते हैं फ़ोन करके कि रिकवरी के नाम पे उनसे जिस तरह की अभद्र भाषा या हरासमेंट करते हैं, जी वो आपके वो व्यूअर्स चाहते हैं कि बैंक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई, ताकि वही हरासमेंट रुके, राइट? जी। अच्छा, तो चलो पहले मैं आपको यही बता देता हूँ, जो क्वेश्चन आपने किया है लीगल का, तो लीगल प्रोविजन में पहले समझने वाली बात ये है कि आपका जो लेनदार है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ व्यूअर की, जिसने लेन लिया हुआ है पैसा, जी और जो देनदार है, देनदार कौन हो गया? जिसने पैसा दिया, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है? ये मसला केवल उन दो के बीच में है, लेनदार और देनदार के बीच में। जी इसमें कहीं पे भी थर्ड पार्टी अगर इंटरवीन करती है, थर्ड पार्टी इसमें आती है, तो या तो वो लेनदार की रजामंदी से आ सकती है या देनदार की। जी अब जो पैसा लिए बैठा है वो कहता है कि मैं चाहता हूं कि इस मसले का निवारण कोई थर्ड पार्टी आके बीच में करे, तो या तो वो वकील होगा, या वो आदमी कोई आर्बिट्रेटर होगा या मीडिएटर होगा। और बैंक कहता है कि कोई आदमी मेरी तरफ से बातचीत करे इस मसले को निपटाने के लिए, तो वो उसको ऑथराइज करेगा। रिकवरी जैसे एजेंसी होती है ना, तो उसको ऑथराइज करेगा ऑन पेपर। तो ये पहले आपको एक प्लेटफॉर्म समझने की जरूरत है कि ये लेनदार और देनदार के बीच का मैटर है। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि जब जिसने पैसा दिया है, वो पैसा लेने का क्या तरीका अपना रहा है, क्या वो तरीका कानूनी है या वो तरीका गैर कानूनी है? तो जिस तरह की मैंने अभी तक आपके चैनल पे कई सारी आपने वीडियोस डाली हुई हैं, और कई आपके व्यूअर्स की भी वीडियोस हैं उनकी खुद की आवाज में, उसमें उन्होंने कई बार रिक्वेस्ट करी है अपने बैंक से या अपने रिकवरी एजेंट से कि जी मुझे वक्त चाहिए, मुझे टाइम चाहिए। बैंक जो है, मतलब हम बैंक ही मान के चलते हैं, रिकवरी वाले को चलो बैंक ही मान लेते हैं, हम रिकवरी वाले को ये समझ के चलते हैं बैंकर है, हम उससे टाइम मांग रहे हैं लेकिन वो टाइम नहीं दे रहा, और उसके एवज में वो हमसे बदतमीजी भी कर रहा है और गाली गलौज भी कर रहा है। तो ये तो सीधा सीधा वायलेशन है। जो आप अपनी वीडियो में आरबीआई की बात करते हैं, तो आप अपने व्यूअर्स को बताइएगा इस बारे में कि जो पैराग्राफ 172 और 173 के अंदर प्रोविजन है, जो आरबीआई ने 2007-8 के अंदर अपनी एक मिड टर्म एनुअल रिपोर्ट निकाली थी, उसमें आप चाहे तो आपके व्यूअर भी गूगल पे जाके ये चीज ढूंढ सकते हैं। आरबीआई गाइडलाइंस पैराग्राफ 172 और 173, उसमें साफ साफ आरबीआई की तरफ से निर्देश है बैंकों को कि बैंक किसी भी वजह से कस्टमर के साथ कोई अभद्र भाषा उपयोग नहीं कर सकता। कहीं उसमें, हाँ ये राइटिंग में शायद ये नहीं है, जैसे मेरा और आपका एक पहले भी डिस्कशन हुआ था कि टाइमिंग के बारे में इसमें नहीं दिया हुआ दिखा हुआ,
लेकिन मुझे और बाकी जो पर्सनल रिसोर्सेज हैं या ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हो, ये इन्फॉर्मेशन है कि आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से सुबह 8 बजे से लेके और शाम के 7 बजे तक के बीच में ही आप किसी ग्राहक को या उपभोक्ता को फोन कर सकते हो रिकवरी हेतु, या बैंक की किसी भी जानकारी के लिए, या देने के लिए, लेने के लिए। जी। अगर उससे पहले और उसके बाद करते हो तो वो 172, 173 पैराग्राफ का वायलेशन है। उस वायलेशन के आधार पे आरबीआई की तरफ से ये भी एडवाइजरी है कि बैंक का लाइसेंस भी बैन किया जा सकता है। ये 172, 73 में साफ लिखा हुआ है। कोई रिकवरी एजेंट आपसे गाली गलौज करके बात नहीं कर सकता, कोई आपको ऑकवर्ड टाइम पे या ऑफ पीक टाइम पे फोन नहीं कर सकता। अच्छा, रिश्तेदारों को फोन करने का जो है ये इनके पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है। जिसने जब पैसा लिया ही नहीं तो आप उसको किस अधिकार से आप कॉल कर रहे हो? नहीं तो वो ये वायलेशन कर रहे हैं। मैं आपको रोकूंगा। ये जो चीजें है ना, सपोज जैसे कस्टमर अगर पहुंचता है कंप्लेंट करने पे, अगर उसका वो इंटरेस्टेड है या उसके पास समय है, तो वो यहाँ पे ना बैंक डिनाई कर देता है कि ये रिकवरी एजेंसी हमारा, या ये बंदा जिसने भी आपको अब्यूज किया है वो हमारा है ही नहीं। तो वो बात, मैं उसी बात पे अभी आने वाला था। मैं एक्चुअली ये समझा रहा हूँ कि आपके पास में आधार क्या है कंप्लेंट के। अच्छा। कंप्लेंट जब आप लिखेंगे तो आप कंप्लेंट में लिखेंगे क्या? आपके ग्राहक को, आपके व्यूअर को और आपको ये पता तो होना चाहिए ना कि कंप्लेंट में लिखना क्या है। अच्छा। वकील से लिखवाओगे या आप खुद लिखोगे वो एक सेकेंडरी चीज है, लेकिन कंप्लेंट लेटर में लिखना क्या है पहले ये तो समझना है। तो कंप्लेंट लेटर में पहले तो ये समझना है कि जो ये मसला है ये सिविल नेचर का है, इसमें पुलिस का कहीं कोई भी रोल नहीं है। पुलिस का रोल तब आता है जब आईपीसी के प्रोविजन के हिसाब से कोई केस कंप्लेनेंट दाखिल करता है कंसर्न थाने को, तो ही पुलिस उस पर एक्ट करती है, या फिर कोर्ट द्वारा पुलिस को ये डायरेक्शन दी जाए कि इस मामले में हम चाहते हैं आप हस्तक्षेप करें, क्योंकि हमने 3 समन इस पर्टिकुलर बंदे को 3 समन भेजे हैं और ये समन का जवाब नहीं दे रहा। तो अब हम कितने दिन तक केस को निपटा के रखेंगे? जब दूसरी पार्टी कोर्ट आएगी तभी तो मैटर निपटेगा। तो पुलिस को ये ऑर्डर इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि आप फलान एड्रेस पे जाओ, इस आदमी को या तो बाय हैंड समन प्रोवाइड करो, और या फिर आप इस आदमी को उठाओ, पकड़ो, मेरे समक्ष प्रस्तुत करो ताकि मैं इससे बात करूं कि भाई तू छुप क्यों रहा है, मसला क्या है। तो पुलिस का रोल अलग है। अब बात आई कंप्लेंट की, तो जो कंप्लेंट है वो 172, 73 पैराग्राफ की वायलेशन हो गई, आरबीआई की वायलेशन होगी गाइडलाइंस की। लेनदार और देनदार के बीच में जो तीसरी पार्टी है रिकवरी, अब वो कहता है कि मेरे को बैंक ने ऑथराइज किया है। ठीक है, सबसे मोटी बात समझने की ये है, बैंक कह देता है कि मैंने तो इनको ऑथराइज ही नहीं किया। तो क्योंकि मामला जो है वो सिविल नेचर का है, तो कोर्ट में या पुलिस के पास जाने से पहले कानून में भी ये प्रावधान है कि जो लेनदार और देनदार है वो दोनों बैठ के इस मसले का पहले आपस में निवारण करो। आप एकदम से उछल के कोर्ट में नहीं जा सकते इस केस को लेके। कोर्ट आपको डायरेक्शन दे देगा कि पहले आप जाकर अपने बैंक के साथ में इसका समझौता कीजिए या बातचीत कीजिए। तो आप बातचीत करने की प्रक्रिया क्या है, वो ये है कि आप सबसे पहले बैंक के कस्टमर केयर में कॉल करें। ये तो बहुत कॉमन चीज़ है, हर बंदा जानता है जी। और जो आप बैंक में बात कर रहे हैं कस्टमर केयर में, बैंक के पास तो रिकॉर्डिंग होती है, आप अपने मोबाइल में भी इस चीज़ की रिकॉर्डिंग रखिए, और जो उनका ऑफिशियल कस्टमर केयर नंबर उनकी वेबसाइट पे है आप उस पर कॉल कीजिए, ना कि गूगल पे जाके। आप गूगल से कोई नंबर उठा के कॉल कर देते हैं और वो नंबर इनकरेक्ट होता है या बैंक रिफ्यूज कर देता है कि ये नंबर तो हमारा ऑफिशियली है ही नहीं। इसीलिए उनकी वेबसाइट पे जाइए, जो नंबर उन्होंने दे रखा है आप उस पर कॉल करके पहले तो अपनी समस्या बताइए अधिकारी को, जो कस्टमर केयर का एग्जीक्यूटिव है। ये है स्टेप नंबर 1। ठीक है। स्टेप नंबर 2 ये है कि आप उनसे उनके किसी भी डिपार्टमेंट का ईमेल एड्रेस मांगिए जिसके पास आप शिकायत अपनी भेजेंगे जी। और जो ईमेल एड्रेस आपको बताया जा रहा है वो एग्जीक्यूटिव द्वारा ही बताया गया होना चाहिए। ठीक है। और ऑफिशियल होना चाहिए। ये जो ऑफिशियल जीमेल एड्रेस की बात कर रहे हैं या ईमेल की बात कर रहे हैं, उसका मतलब ये है कि डोमेन होता है ना, ऐसे आप ये मान लो कि कुणाल कुमार या help@kunalkumar.com, पीछे उस आइडेंटिटी का जिस भी बैंक से हम बात कर रहे हैं उसका डोमेन नेम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि help@gmail.com या kunal@yahoo.com, उसके मेन डोमेन से मेल आईडी होनी चाहिए। और दोस्तों इसके अलावा और भी कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं इस टॉपिक पे, जो कि आप कंटिन्यू वॉच करें, आपको पार्ट में 2-3 पार्टों में मिल जाएंगी। वीडियो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।